पृथ्वी का ऊर्जा बजट संतुलित रखने, उसे निरंतर उत्पन्न होने वाले तनाव से मुक्त रखने, खासतौर पर पृथ्वी को जीवनदायिनी बनाए रखने के लिए भूकंप की क्या भूमिका रहती है, इन्हीं कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर एस.एस. रंधावा जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एस.एस. रंधावा वर्तमान में जो है वो क्लाइमेट चेंज सेंटर हिमाचल प्रदेश में प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल यही कि भूकंप जो है वो वास्तव में है क्या ये एक प्राकृतिक त्रासदी है या फिर एक प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य नियम? देखिए, मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक डज नॉट किल अस, स्ट्रक्चर्स किल अस। तो भूकंप में क्या होता है कि जब धरती हिलती है तो उसके माध्यम में, उसके रास्ते में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो गिरते हैं, उससे हमारा नुकसान होता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है अर्थ का, बिल्डिंग प्रोसेस का, जिसमें जैसे सपोज करो अगर आप किसी डेजर्ट में अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे कोई बिल्ट अप एनवायरनमेंट नहीं होता है। तो जब अर्थक्वेक आएगा, चाहे वो 5 मैग्नीट्यूड का या 7 का या 8 का है, तो वहाँ कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है एनवायरनमेंट के साथ, कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है। अर्थक्वेक आएगा और चला जाएगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु वही अर्थक्वेक चाहे छोटा मैग्नीट्यूड है चाहे बड़ा मैग्नीट्यूड है, अगर शिमला जैसे शहर में आता है, क्योंकि वहाँ पे बिल्टअप एनवायरनमेंट है, हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो जब वो अर्थक्वेक आएगा, धरती हिलेगी तो उन स्ट्रक्चर्स को इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स गिरेंगे और हमारा नुकसान होगा, हमारी जान माल का नुकसान होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है और ये त्रासदी का रूप लेता है जब बिल्टअप एनवायरनमेंट के साथ इसकी इंटरेक्शन होती है। डॉक्टर साहब, भूकंप जो है वो किस तरह से आते हैं, क्यों आते हैं और इस दौरान किस तरह की जो मूवमेंट्स है वो धरती के अंदर होती है? देखिए, इस बात को समझने के लिए हमारे को पहले हमारी भौगोलिक धरती की जो संरचना है उसको वैज्ञानिक तरीके से समझना होगा। जैसे हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसमें हम बात करें तो उसमें 4 लेयर्स होती हैं मोस्टली। सबसे पहले ऊपर जो होता है क्रस्ट होता है, उसके नीचे फिर मेंटल आता है, फिर आउटर कोर आता है या फिर इनर कोर आता है। जो हमारा क्रस्ट होता है उसमें 2 कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और एक ओशनिक क्रस्ट होता है। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो लिथोस्फेरिक का हमारा क्रस्ट है, इसमें बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। तो करीब 15 के टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिसमें 7 जो हमारी बड़ी प्लेट्स हैं और 8 जो हैं छोटी प्लेट्स हैं। और ये जो प्लेट्स हैं, नीचे धरती के नीचे मोल्टन स्टेट में बहुत मैग्मा रहता है, बहुत कन्वेक्शन करंट्स की वजह से बहुत प्रेशर रहता है, हाई टेम्परेचर होता है। उसकी वजह से ये जो प्लेट्स जो होती हैं हमारी, वो हमेशा इन फ्लोटिंग पोजीशन में रहती हैं और दे कीप ऑन मूविंग और स्ट्राइकिंग विद ईच अदर। तो जब ये मूव करती हैं प्लेट्स जो हैं, तो वो एक दूसरे से टकराती हैं और इनकी मूवमेंट जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। जैसे सपोज करो कुछ प्लेट्स जो हैं वो आपस में टकराती हैं, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मूवमेंट, और कुछ जो होती हैं जो एक दूसरे से पीछे अटके, जैसे जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मूवमेंट। और कुछ प्लेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे को स्लाइड करती हैं, उसको हम बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। तो जब ये कन्वर्जिंग मूवमेंट में क्या होता है कि जब प्लेट्स टकराती है तो एक प्लेट ऊपर जाती है, दूसरी प्लेट जो है वो नीचे आती है। तो इसका एग्जांपल है हिमालयाज। जो हिमालय जो हमारे वो बनते हैं 2 प्लेटें जो है वो कन्वर्ज करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं तो हिमालय बनते हैं। जब ये प्लेटें होती हैं सारी एक दूसरे से टकराती हैं तो साइड्स में ये स्ट्रक कर जाती है, फ्रिक्शन की वजह से वो स्ट्रक करती हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन जो एकमुलेट होता रहता है। जब ये स्ट्रेन जो है वो सरपास कर जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है, तो अलोंग द बीक प्लेन जो प्लेट्स जो होती है उनकी प्लेट बाउंड्री जो होती है फॉल्ट लाइन्स के अलोंग होती है, तो वहाँ पे वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ करती है। जब एनर्जी रिलीज करती है उसको हम फिर वो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स बोलते हैं उनको, ठीक है। और ये जो वेव्स हैं वो फिर अर्थक्वेक के रूप में आती हैं। ये वेव्स भी जो हैं ये 2 तरह की होती हैं, एक इसको हम बोलते हैं बॉडी वेव्स भी बोलते हैं और दूसरा सरफेस वेव्स बोलती हैं। और सबसे पहले जब आपका रप्चर होगा नीचे से, जहाँ से अर्थ के क्रस्ट में, चाहे वो, क्योंकि अर्थ का क्रस्ट चीज़ की जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो करीब 70 मीटर तक रहती है, और जो ओशनिक क्रस्ट है हमारा उसकी करीब 5 से 10 मीटर तक उसकी थिकनेस रहती है। तो कुल मिला के करीब 100 मीटर तक, यानी कि जो अपर पार्ट मेंटल का भी मिला लिया जाए तो करीब 100 मीटर तक की, 100 किलोमीटर तक ये जो प्लेट्स जो हैं वो कहीं भी रप्चर कर सकती हैं। और जो उनकी जो बाउंड्री होती है अलोंग द फॉल्ट लाइन होती है। तो जहाँ से वो रप्चर होगा, एनर्जी का रिलीज होगा, तो जब वो उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस बोलेंगे, और इमीडिएटली जब वो वेव्स ऊपर आती हैं अर्थ के ऊपर तो वो उसका एक एपिसेंटर हो जाता है। तो ये जो बॉडी वेव्स होती हैं
वो दो तरह की होती है। मैंने बताया कि प्राइमरी वेव होती है और दूसरी होती है सेकेंडरी वेव, एस वेव्स होती है। तो जो पी वेव होती है वो बहुत ही फास्ट वेव होती है और इसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, करीब 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है विद इन द अर्थ क्रस्ट। जैसे ही नीचे से रप्चर हुआ, सबसे पहले जो आपको पी वेव जो वो रिकॉर्डिंग स्टेशन पे आती है, जहाँ पे आपके ऑब्जर्वेटरी होती है और वहाँ पे रिकॉर्ड होती है। उसके बाद जो दूसरी वेव चलेगी वो होती है एस वेव या सेकेंडरी वेव, और उसकी जो वेलोसिटी होती है उससे कम होती है, यानी कि करीब 4 किलोमीटर पर सेकंड। और जो इसकी खासियत होती है, जो हमारी प्राइमरी वेव है, पी वेव है, वो सॉलिड, लिक्विड और किसी भी मीडिया में ट्रेवल कर जाती है, इतनी फास्ट होती है। परंतु जो एस वेव है, जो कि सेकंड वेव चलती है अर्थक्वेक के दौरान, वो जो है वो खाली सॉलिड मीडिया में ही ट्रेवल करेगी। इसके बाद जब आपकी वेव सरफेस के ऊपर आ गई है, फिर वो सरफेस के ऊपर जो चलेगी वो सरफेस वेव्स कहते हैं, और वो मोस्टली जो डिस्ट्रक्शन होती है अर्थक्वेक में वो होती है सरफेस वेव्स के कारण। वो भी दो तरह की होती है, एक रेले वेव होती है और एक लॉ वेव होती है। तो जो रेले वेव होती है वो अपसाइड डाउन मूवमेंट करती है स्ट्रक्चर्स को, और मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन जो है वो अर्थक्वेक के दौरान जो होती है रेले वेव से होती है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं अर्थक्वेक, जैसे प्लेटें टकराती हैं, एनर्जी अकमुलेट होती है, फिर अलोंग द फॉल्ट लाइन जो वीक लाइन, वहाँ से एनर्जी निकलती है और वो अर्थक्वेक का एक रूप में आती हैं बाहर। सर, फॉल्ट लाइन का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, जो फॉल्ट लाइन होती है ये क्या होती है, और जियोलॉजिकल एक्टिविटी जो इनसाइड अर्थ होती है उसमें किस तरह से ये काम करती है? बेसिकली जो फॉल्ट लाइन है, वीक लाइंस होती हैं या क्रैक्स होते हैं सरफेस ऑफ अर्थ में, और जो जितनी भी हमारी प्लेट्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी हैं, वो एक दूसरे के साथ अलोंग अटैच होती हैं उन फॉल्ट लाइंस के अलोंग। तो जो मूवमेंट जो ब्रेक करेगी एनर्जी, वो जहाँ पे भी वीक होगा जोन, वो अलोंग वीक लाइंस, उन्हीं के लॉन्ग जो वो फॉल्ट लाइन के लॉन्ग जी वो रप्चर होगा एनर्जी का, फिर जिसको आप बोलते हैं कि अर्थक्वेक आया है। और डॉक्टर साहब, कितनी तरह के भूकंप जो है वो होते हैं, और जो मूवमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, ये मूवमेंट जब हुए उस दौरान क्या, जब ये मूवमेंट्स बंद हो जाते हैं, क्या वापस उसी स्थिति में लौटती हैं क्या ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स? जियोलॉजिकल टर्म्स में जो भूकंप या अर्थक्वेक है वो 4 तरह के जाने जाते हैं। एक तो होता है टेक्टोनिक, ठीक है, जो कि प्लेटों के, टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से होता है, ठीक है, वो चाहे वो किसी भी तरह का मूवमेंट हो रहा है, चाहे कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है या लैटरल है। दूसरे होते हैं वॉल्केनिक, क्योंकि नीचे धरती के नीचे मैग्मा है, मैग्मा भी जब ऊपर आता है तो उसकी वजह से वॉल्केनो निकलते हैं, वो भी अर्थक्वेक लाते हैं। तीसरा होता है कोलैप्स की वजह से, कोई नीचे धरती के अर्थ क्रस्ट में कोई कोलैप्स हो गया, उसकी वजह से भी माइनर वेव्स आ जाती हैं, क्योंकि परंतु उनका जो इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना हमारा टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। चौथा होता है एक्सप्लोजन। आपने सुना होगा जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उसकी वजह से वेव्स आती हैं, वो भी एक माइनर शेक्स लाती हैं सरफेस के ऊपर। तो ये 4 तरह के अर्थक्वेक होते हैं। दूसरा आपने पूछा कि क्या ये वापस इनके मूवमेंट जब होती है वापस उसी स्थिति में लौटती हैं क्या? देखिए, ऐसा है, प्लेट्स जब एक दूसरे से टकरा रही हैं, जितनी उनमें स्ट्रेस एकमुलेट हुआ है, जब एक दफ़े वो रिलीज हो जाता है, फिर वो प्लेट्स जो हैं वो वापस नहीं आती, मतलब वो रीएडजस्टमेंट होती है उनमें। आपने सुना होगा जब भी अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स रहते हैं जो काफ़ी दिनों तक चलते हैं, कई दफ़े महीना चलते हैं, कई दफ़े साल तक वो अर्थक्वेक चलते रहे, आफ्टर शॉक्स। तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो प्लेट्स को रीएडजस्टमेंट होता है, फिर प्लेट्स जो वो रीएडजस्टमेंट होती हैं, फिर दोबारा से सेम प्रोसेस चलता है, प्लेट्स मूवमेंट होती है, आपस में टकराती हैं, एनर्जी फिर से एकमुलेट होने लगती है, फिर जो है कहीं वीक अलोंग द वीक प्लेन वो एनर्जी जो वो रप्चर होता है। डॉक्टर साहब, जो भूकंप है इसको मापने के लिए कौन से पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उन पैरामीटर को किस तरह से निर्धारित किया जाता है? देखिए, भूकंप जो सिस्मोलॉजी या अर्थक्वेक्स जो हैं उनको जनरली हम रिक्टर स्केल में नापते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा जब भी अर्थक्वेक आता है तो बोलते हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड था 5 था, 4 था या 3 था, ठीक है। और वो डिपेंड करता है आपकी जो जहाँ पे रप्चर हुआ है अलोंग द फॉल्ट लाइन, उसकी लेंथ कितनी है। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो एक टर्म तो आ गई इसमें रिक्टर स्केल। दूसरा इसमें होता है इंटेंसिटी, जिसको हम नापते हैं mm इंटेंसिटी स्केल में, और उसका मतलब होता है उसको नापते हैं कि उसमें जब अर्थक्वेक हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है सरफेस के ऊपर, लोगों के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर।
तो उसको, उस डिजास्टर को, उसके इफेक्ट को देखते हुए देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना है, उसको हम mm इंटेंसिटी स्केल में नापते हैं। और उसका जो स्केल होता है 1 to 12 होता है, मतलब जो 1 है वो लीस्ट है और जो 12 है वो मैक्सिमम है। मोस्टली जो अर्थक्वेक हैं, जो 6, 7, 8, 9 वाले, ये इंटेंसिटी जितना हम एपिसेंटर से दूर जाएंगे उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। और डॉक्टर साहब, जब किसी जगह पे अगर जब भूकंप आता है, आपने कहा कि एक सिस्मिक जोन्स का जिक्र आपने किया, तो कितने सिस्मिक जोन्स में जो है, स्पेशली अगर नेशनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया को कितने सिस्मिक जोन्स में बांटा गया है और हिमाचल प्रदेश किस जोन में आता है? देखिए, जो भूकंप का अगर जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये नेशनल लेवल पे ये कंट्री को, पूरे कंट्री को उन्होंने 5 जोन्स में बांटा था, जोन 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर जब 2001 में भुज अर्थक्वेक आया, गुजरात का अर्थक्वेक आया, फिर BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ने इसको रिविजिट किया। फिर उन्होंने क्या कि जोन 1 और 2 जो थे उसको मर्ज कर दिया, तो उसको कर दिया जोन 2, 3, 4 एंड 5। तो अब आज की डेट में टोटल 4 जोन में पूरा कंट्री को डिवाइड किया हुआ है। और जो उसकी जो कैपेबिलिटी है, हर जोन की क्लासिफिकेशन है, जो जोन 2 है वो लीस्ट है, ठीक है, लीस्ट प्रोन फॉर अर्थक्वेक्स है। परंतु जो जोन 4 और जोन 5 जो है वो वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन हैं। और जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल जो है वो हमारा जोन 4 और जोन 5 में आता है। और करीब 32% जो हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है हमारा, वो जोन 5 में है। जो जोन 5 में जैसे हमारे कांगड़ा, चंबा, मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, ऊना, ये जो जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे जोन 5 में आते हैं। मैक्सिमम इनका जोन 5 में एरिया है और कुछ एरिया जो इनका जोन 4 में है। इसके अलावा जो आपका सोलन है, सिरमौर है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, ये सारे ज़िला जो हैं वो आपके जोन 4 में आते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट में हो रहे चेंजेस से एक जो बड़ा बदलाव देखा गया है कि ग्लेशियर लेक्स जो है वो बन रही है और उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। क्या भूकंप से इन लेक्स को किसी तरह का कोई खतरा है? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो क्लाइमेट चेंज आपने भी देखा है अभी कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। हर साल शिमला में भी बर्फ़ पड़ती थी और इस साल हमने देखा कि शिमला में स्नोफॉल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब सीधी बात है कि टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर गए हैं। लास्ट ईयर भी ये हुआ था कि शिमला के जो पूरे हिमाचल में जितने माउंटेन्स में टेम्परेचर जो मार्च के महीने में एकदम अब्रप्ट राइज कर गए थे। करीब 5-5 डिग्री जो है वो मार्च में महीने में टेम्परेचर जो है वो राइज करे थे। तो जैसे आपको पता है कि हमारे हिमाचल में ग्लेशियर्स हैं काफ़ी, ठीक है, हाई अल्टीट्यूड में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। और जितनी भी हमारी मेजर पेरिनियल रिवर है, जैसे ब्यास है, रावी है, चिनाब है, सतलुज है, स्पीति है, ये सारी क्या स्नोफेड रिवर्स है। इनकी जो डिस्चार्ज है, इनका डिपेंडेबिलिटी है, वो जो हमारे सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है या जो हमारी ग्लेशियर्स हैं उनके ऊपर उनकी जो मेल्टिंग हो रही है उसकी वजह से वो उनकी डिस्चार्ज डिपेंडेबिलिटी रहती है। परंतु जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और जो ग्लेशियर जो बहुत सेंसिटिव है क्योंकि डायरेक्ट इंडिकेटर है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो उसका जो इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, ग्लेशियर पे पड़ेगा, उनकी जो मेल्टिंग ज़्यादा होगी। जब मेल्टिंग हो रही है तो जब ग्लेशियर मेल्ट करता है तो उसके आगे क्या है, लेक्स बन जाती हैं जिनको हम बोलते हैं मोरेन डैम्ड ग्लेशियर लेक्स। यानी कि जो मोरेनिक ग्लेशियर निकल जाता है और मोरेनिक मटेरियल जो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसका रिवर कोर्स है जहाँ से जो स्ट्रीम निकल रही है ग्लेशियर्स की, वो आगे चोक होने की वजह से वहाँ पे डिप्रेशन में वाटर बॉडीज़ बन जाती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अर्थक्वेक होता है, ठीक है, अर्थक्वेक कहाँ होता है, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ग्लेशियर कहाँ पे है, अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो जब सपोज करो ग्लेशियर के वहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है कोई, और वहाँ पे काफ़ी मेजर अर्थक्वेक होता है, तो वहाँ पे अर्थक्वेक के जो इफेक्ट्स होते हैं उसमें क्या, धरती में दरारें आती हैं। तो जब वो डैम बने होते हैं वो डैम वो टूट सकते हैं, और जब वो टूटता है तो उस केस में क्या वर्स्टिंग होती है, लेक्स की जो पानी इकट्ठा है वहाँ पे वो सारा पानी नीचे फ्लड ला सकते। तो पॉसिबिलिटी है कि जो लेक्स हमारी बन रही हैं पहाड़ों में, हाई अल्टीट्यूड एरियाज में, उनको अर्थक्वेक की वजह से उनमें वर्स्टिंग हो सकती है और नीचे वो फ्लड ला सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, ग्लेशियर का जिक्र बार बार हो रहा है, ये जो ग्लेशियर्स है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज, अगेन हम क्लाइमेट चेंज की तरफ जाएंगे, क्योंकि ग्लेशियर्स में भी कहीं ना कहीं पिघलने का जो सिलसिला है वो ज़्यादा बढ़ रहा है
हाल ही में। और अर्थक्वेक से, क्योंकि ग्लेशियर्स में कहीं ना कहीं अर्थक्वेक से जब कंपन होती है तो कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर पड़ जाते होंगे, तो क्या ये भी एक बड़ा खतरा है? देखिए, ग्लेशियर कमज़ोर नहीं पड़ता है कि जब भी धरती में कंपन होगा, ठीक है, तो ग्लेशियर भी धरती के ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो जब वो रेस्ट कर रहा है तो ग्लेशियर की वजह से धरती फटती है, ठीक है, क्योंकि नीचे जो हमारा अर्थ क्रस्ट में जब वेव्स ऊपर आती हैं, अर्थक्वेक को वो धरती को हिलाती है, तो ग्लेशियर में भी धरती फटती है, तो ग्लेशियर भी टूट सकते हैं उस केस में। क्योंकि बेसिकली तो जो भी हमारा धरती के ऊपर चाहे वो स्ट्रक्चर है या और किसी तरह का कोई भी चीज़ है, वो टूट सकती है। तो पॉसिबिलिटी है कि ग्लेशियर भी टूट सकते हैं, जब कोई बड़ा अर्थक्वेक होता है तो उनमें ब्रेक हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन भी कहीं ना कहीं भूकंप को एक्टिवेट करने में रिस्पॉन्सिबल रहता है? देखिए, जैसे आपने सुना होगा कि मैंने बताया कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक हैं, वो प्लेट की मूवमेंट की वजह से होता है। जब जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, माउंटेन्स में टेम्परेचर ज़्यादा है, लो लाइंग में टेम्परेचर कम है, तो उसकी वजह से जो हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्टिंग हो रही है। अगर इनडायरेक्टली कुछ अगर हम कहें तो ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे ग्लेशियर या आइस कैप्स हमारे मेल्ट करते हैं, ग्लेशियर मेल्ट करते हैं, बहुत पानी आता है, तो उससे भी क्या होता है, क्रस्ट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कोयना डैम में भी वाटर इंड्यूस्ड की वजह से एक्टिविटी हुई थी, वहाँ पे भी अर्थक्वेक आया था। तो जो जब स्ट्रेस बढ़ेगा धरती के ऊपर, उस केस में भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बहुत मेल्टिंग होगी, क्लाइमेट एकदम चेंज कर जाता है, ग्लेशियर मेल्ट करते हैं, एकदम वाटर स्ट्रेस हमारा बढ़ जाएगा। वाटर स्ट्रेस होने की बढ़ने से वैसे हमारा जो क्रस्ट के ऊपर भी स्ट्रेस बढ़ेगा, तो उस केस में भी अर्थक्वेक, माइल्ड अर्थक्वेक्स जो है वो हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं तो हाल ही में जो तुर्की और सीरिया में हुआ, उसको सोचने मात्र से एक डर सा पैदा हो जाता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि जब भी रोज़मर्रा के अखबार में हमें जो कहीं ना कहीं भूकंप से जुड़ी हुई खबर रोज़ मिल जाती है, तो क्या ये जो भूकंप पर निरंतरता आ रही है, क्या ये एक बड़े खतरे का अंदेशा है? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ हिमाचल के बारे में बताना, हिमाचल के साथ कोरिलेट करना चाहूँगा कि आप जैसे कह रहे हैं कि सीरिया में आया, तुर्की में अभी जैसे 5.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, तो थोड़ा सा मैं आपको हिमाचल की जियोलॉजिकल के बारे में या हिमाचल की जो जियोलॉजिकल दृष्टि से कैसे हिमाचल, उसके बारे में बताना, उसके साथ कोरिलेट करना चाहूँगा कि हमारी जो बहुत डाइवर्स लिथोलॉजी है, डाइवर्स जियोलॉजी है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे मैं नीचे से शुरू करूँगा, पंजाब प्लेन से, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा उस हिसाब से आपको बताता चलूँगा कि अर्थक्वेक क्यों हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पंजाब प्लेन आते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो अगर आप ऊना, नालागढ़ और सिरमौर की पहाड़ियाँ देखेंगे, वो सारी अपर शिवालिक्स हैं, ठीक है। फिर आपको मिडल शिवालिक्स मिलेंगी, फिर लोअर शिवालिक्स मिलेंगी, ठीक है। तो वो सारे शिवालिक्स हैं, ठीक है। तो जो पंजाब प्लेन्स और अपर शिवालिक्स के बाद, शिवालिक्स के बाद आप टर्शरीज आ जाते हैं आपको, जिसमें हमारी सुवाथूज हैं, डगशाइज हैं, कशौलीज हैं, ठीक है। ये सारी जियोलॉजिकल टर्म्स में बता रहा हूँ आपको मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी हमारी रॉक टाइप्स हैं। फिर उसके बाद हमारे मेटामॉर्फाइट्स आ जाते हैं, या वॉल्केनिक्स जिसको हम बोलते हैं दार्लाब और पंजाल, बेसिक रॉक्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद जब हम और ऊपर जाते हैं तो हमारे पास वहाँ आ जाते हैं मेटामॉर्फाइट्स आ जाते हैं, फिलाइट्स हैं, स्लेट्स हैं, शिस्ट है। फिर जो टॉप में ऊपर आ जाता है हमारे पास ग्रेनाइट्स आ जाते हैं। अगर आप धौलाधार रेंज देखेंगे कांगड़ा में, तो जो हमारी धौलाधार रेंज में सारे सबसे ऊपर टॉप में क्या है, ग्रेनाइट्स हैं। तो ये जो अगर हम ये जो हिमालय की ओरिएंटेशन है, दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। इसके पैरेलल में मैंने आपको बताया कि फॉल्ट लाइंस या थ्रस्ट हैं, ठीक है, जो कि प्रोमिनेंट लाइंस हैं हिमाचल में, जिनको हम बोलते हैं न्यूटेक्टोनिक लाइंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पंजाब प्लेन और जो अपर शिवालिक्स की पहाड़ियाँ हमको मिलती हैं, वो है HFT, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है। फिर थोड़ा सा आप और पैरेलल ऊपर हिमाचल में एंटर करते हो तो आपको ज्वालामुखी थ्रस्ट मिलता है। फिर जब और ऊपर चलते हो तो आपको मेन बाउंड्री थ्रस्ट मिलता है। फिर आप उसके ऊपर और चलते हो तो आपको मेन सेंट्रल थ्रस्ट मिलता है। तो जो हिमाचल की जो जियोलॉजिकल डिस्पोजिशन ऐसी है कि जो ये मेन थ्रस्ट हैं हमारे, थ्रस्ट मतलब ये लो एंगल नॉर्मल रिवर्स फॉल्ट लाइंस होती हैं, तो ये सारे नॉर्थ वेस्ट हिमालय के ट्रेंड में हैं ये। तो सबसे एक पेक्युलियर हिमाचल की बात ये है, इनकी जो थ्रस्ट लाइंस हैं, इनमें क्या है कि सपोज करो, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं,
जैसे कांगड़ा में, अगर आप कांगड़ा में खड़े होते हैं, ठीक है, तो कांगड़ा में क्या है, सारा वैली फिल है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। अगर आप धर्मशाला की तरफ देखते हो तो आपको सबसे ऊपर मिलेंगे ग्रेनाइट्स मिलेंगे, फिर आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगी, फिलाइस्ट मिलेंगे, शिस्ट मिलेंगे। तो अगर हम नॉर्मल बात करें कि जो सबसे पुरानी चीज़ें जो होती हैं वो सबसे नीचे होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हैं तो पुरानी चीजें जो वो नीचे होती हैं और नई चीजें जो ऊपर होती हैं। परंतु वहां पे क्या है, वहां पे उलट है, जो नई चीजें हैं वो सबसे नीचे है और पुरानी चीजें क्या है, सबसे ऊपर है। तो मतलब जो आपको मैंने बताया कि MBT है, HFT है, MCT है, उनके अलाउंग क्या हुआ है, अपलिफ्टिंग हुई है। ये सारी चीजें जो कहीं और से अपलिफ्ट होके यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गई हैं। तो ये जो थ्रस्ट लाइंस हैं हमारी 4, HFT, MBT, ज्वालामुखी थ्रस्ट और MCT, हिमाचल की जो सारी सिस्मेसिटी है, टेक्टोनिक्स है, वो इन्हीं लाइन से कंट्रोल्ड है, ठीक है। और ये मैनिफेस्टेशन जो होती है सरफेस के ऊपर होती है, और यही मैनिफेस्टेशन जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है नीचे, ये सारी रॉक्स, ये सारी दरारें, ये सारी फॉल्ट लाइंस, ये सारी धरती के नीचे भी ऐसा ही होता है। तो इसकी वजह से हमारी यहाँ पे जो सेस्मिसिटी है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। जो भी टेक्टोनिक्स यहाँ पे सारी यहीं पे इन्हीं लाइंस के कंट्रोल हो रही है, और हमारे अक्सर यहाँ पे भूकंप जो है वो आते रहते हैं। तो जो हमारे मैंने बताया आपको, जो छोटे छोटे अर्थक्वेक हैं 1 से 3 मैग्नीट्यूड के, वो उस एरिया में बहुत आ रहे हैं, परंतु जो बड़े अर्थक्वेक हैं वो भी इन्हीं लाइंस के अलॉन्ग ही आपको मिलेंगे, होते रहे हैं और आने वाले टाइम में भी होते रहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर प्रेडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वानुमान कितना हो पाया है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो कितना पॉसिबल हो पाया है पूर्वानुमान लगाना? देखिए, भूकंप ही आज की डेट में ऐसा फील्ड रहा है जिसमें अर्ली वार्निंग तक नहीं पहुंच पाए हैं। साइंस जो है इतना अर्ली वार्निंग तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ कर रहे हैं, एक्सेलरेशन जो पी ग्राउंड एक्सेलरेशन मेजरमेंट की जाती है, और नेटवर्किंग कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, डिफॉर्मेशन कितनी हो रही है, प्लेट्स की मूवमेंट कितनी हो रही है, किस स्पीड से प्लेट मूव कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। परंतु एक सटीक जानकारी देना कि भूकंप कब आएगा, कहाँ आएगा और कितने मैग्नीट्यूड का आएगा, ये कहना अभी तक बहुत ही मुश्किल है। परंतु फिर भी कुछ एक और चीज़ें होती हैं, जैसे एनिमल बिहेवियर से, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक के दौरान 2 वेव्स निकलती हैं, P वेव और S वेव। जो P वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो एनिमल्स जो हैं उसको, वो सबसे पहले सरफेस के ऊपर वेव आती है, एनिमल उस वेव, उनकी सेंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रेडिक्शन जो है वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है, तो लेकिन हम बचाव या ये कह लें कि हम जो है तैयारियां ज़रूर कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या कुछ तैयारियां इस दिशा में खासकर सरकार की तरफ से की जा रही है, ताकि हम कम से कम बचाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी रख सकें? क्योंकि अगर कोई बड़ा भूकंप आ जाता है तो हम कितने तैयार हैं? देखिए, भूकंप से जैसे मैंने आपको बताया, अर्ली वार्निंग इतना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। परंतु हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें प्रोएक्टिव अप्रोच से चलना है। तो प्रोएक्टिव अप्रोच में सरकार भी बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बच्चों को एजुकेट कर रही है, लोगों को एजुकेट कर रही है, मॉक ड्रिल्स के माध्यम से जनता को बताती है कि आपको ऐसा करना है, भूकंप आएगा तो ऐसा करना है, और बिल्डिंग कोड्स आ गए हैं, और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे, जैसे DDM में है, SDM में है, NDM में है, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। इसके अलावा हमारा जो विभाग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम भी अपने स्तर पे लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि भूकंप में क्या करना चाहिए, आपको अपने घर कैसे बनाने, क्योंकि अगर हमारे घर सुरक्षित होंगे तो हम सुरक्षित होंगे, अगर हमारे घर सुरक्षित नहीं होंगे तो हम भूकंप से बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं जो इल प्लान जो हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, जितनी भी हमारी अभी तक बातचीत हुई है उससे एक बात समझ में आती है कि नुकसान या ये कहें कि त्रासदी जो है वो भूकंप से नहीं आ रही है, त्रासदी जो है वो कहीं ना कहीं मानव द्वारा प्रतिबंधित है, और हम खुद ही इस तरह की निर्माण कार्य कर रहे हैं कि अपने ही लिए एक असुरक्षित एनवायरनमेंट पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, व्यवहारिकता की बात कर लेते हैं कि व्यवहारिक रूप से क्या कुछ बदलाव जो है वो हमें अपने आप में लाने चाहिए, ताकि हमें जो है खुद ही बचाव हम अपना कर सकें? देखिए, जहाँ तक आपने व्यवहारिकता की बात करी है, तो हमारे को हमारा जो सोच है हमारे को बदलनी पड़ेगी। हम ये जैसे ये सोच लेके चलते हैं, कोई नहीं,
जब आएगा देख लेंगे, अभी नहीं आया है, 1905 में आया था, कब आया था, तब की तब सोचेंगे। परंतु अब हमारे को उस दृष्टिकोण को चेंज करते हुए हमारे को एटीट्यूड बदलना है कि हमारे को प्रोएक्टिव अप्रोच से चलना है। क्योंकि ये आप मान ले कीजिए कि अर्थक्वेक जो है वो आएगा, कभी भी आएगा, कहीं भी आ सकता है, परंतु आपको अपनी तैयारी स्वयं करनी है, अपने आप को स्वयं बचाना है। वो कैसे बचाओगे? आपको अपने घरों को सुरक्षित रखना है, अपने सुरक्षित घर बनाने हैं ताकि भूकंप के दौरान आपके घर गिरे ना। अगर थोड़ी बहुत दरारें आती हैं तो आपका घर ना गिरे, आपसे कोई जान माल का नुकसान ना हो। तो इस व्यवहारिक आपकी सोच को बदलना है। ये चलेगा या देखा जाएगा, उस सोच को ना चेंज करके हमारे को इस दृष्टिकोण को देखना है कि हमारे को अपने भूकंप से तैयार निपटना कैसे है, उस तरीके से हमारे को चलना पड़ेगा, तब हम भूकंप से बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और प्रकृति जो है ना वो हमारी माँ की तरह है, जो हमें फटकार तभी लगाती है अगर हम गलती करते हैं। लेकिन हमने साइंस में इतनी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन की बात कर लें, हर जगह हम नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, लेकिन संवेदनशीलता की कहीं ना कहीं कमी ज़रूर दिखती है, जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपने जो तमाम जानकारी हमें दी, अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, प्रकृति जो है हमें बेहद प्रेम करती है। यदि आप इसे प्रेम देंगे तो ये आपको भरपूर प्रेम देगी, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव ही है प्रेम। प्रकृति जो है उसका क्षेत्र अपरंपार है, या यूं कह ले कि अनंत क्षेत्र है प्रकृति का, जिसका कि केंद्र कहीं नहीं लेकिन हर जगह परिधि है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।